नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, सहआचार्य इतिहास, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज बच्चों हम बीए फाइनल हिस्ट्री के फर्स्ट पेपर का नाम है राजस्थान के इतिहास की रूपरेखा। उसके अंतर्गत हम यूनिट 5 में आज उसका टॉपिक ले रहे हैं राजस्थान में जन जागृति आंदोलन या राजस्थान में जन आंदोलन के तहत हम कृषक आंदोलन को ले रहे हैं। कृषक आंदोलन, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और राजस्थान में कृषक आंदोलन के क्या कारण थे, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो राजस्थान में यदि हम कृषक आंदोलन की पृष्ठभूमि देखें तो मुग़ल सत्ता के पतनोन्मुख होने से मराठा और राजस्थान आक्रमण के केंद्र बने थे। मराठों के साथ पिंडारियों ने भी राजस्थान में लूट खसोट शुरू कर दी थी और मराठों और पिंडारियों ने इतना ज़्यादा आतंक बना लिया था कि राजपूत शासकों को ब्रिटिश संरक्षण हेतु तैयार होना पड़ा था। कंपनी सरकार ने राजपूत शासकों को मराठों और पिंडारियों की लूट और आक्रमण से बचा लिया, परंतु इसका आर्थिक शोषण भी आरंभ कर दिया था। अंग्रेजों ने इनके आंतरिक प्रशासन में भी हस्तक्षेप शुरू कर दिया था, जिससे वे अब ब्रिटिश सरकार पर निर्भर हो गए थे। 1857 के विप्लव में राजपूत शासक अंग्रेजों के सहायक और समर्थक बने रहे थे और इसके पीछे कारण ये था कि मराठों ने इनकी आर्थिक स्थिति को इतनी दयनीय बना दी थी कि वह अपनी सैन्य शक्ति को पुनः प्रबल नहीं बना सके थे। इस विद्रोह के पश्चात भारत की राजनीतिक अवस्था में परिवर्तन आया। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और उसके बाद में राष्ट्रीय चेतना की भावना प्रबल होने लगी और राजस्थान में भी इसका प्रभाव धीरे धीरे पड़ने लगा। यहाँ के राजपूत शासक विलासी जीवन व्यतीत कर रहे थे। राजस्थान की इस दशा का चित्रण करते हुए कई कवियों ने वर्णन किया था, जिसमें कवि सूर्यमल मिश्र ने लिखा है, जिस वन में गजेंद्र गेड़े और शुकर राज भूलकर भी नहीं जाते थे, उसी वन में आज गीदड़ वहीं तत्परता के साथ उत्पात मचा रहे हैं। तो ये स्थिति यहाँ की हो गई थी और 19वीं सदी के अंत तक तथा 20वीं सदी के आरंभ में राजस्थान में राजनीतिक चेतना का प्रादुर्भाव हुआ। यहाँ की जनता भी देश के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने लगी थी। इसी के तहत आज हम किसान आंदोलन के क्या कारण थे और वो प्रमुख किसान आंदोलन क्या रहे, उससे पहले हम किसान आंदोलन के कारणों पर चर्चा करेंगे। तो राजस्थान के लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत करने में किसान आंदोलन की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, जिसमें बिजोलिया का किसान आंदोलन, अलवर और भरतपुर के किसान आंदोलन, इनका राजनीति से तो कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। इस आंदोलन में किसी राजनीतिक दल ने भी समर्थन नहीं किया था। किसान आंदोलन का उद्देश्य किसी राजा को हटाना भी नहीं था, अपितु प्रचलित सामंती व्यवस्था की बुराइयों को उजागर कर उसे बदलने की आवश्यकता पर बल दिया था। इस आंदोलन ने निरंकुश शासकों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। इस प्रकार उदार विचारों के लोगों ने इस आंदोलन का समर्थन किया। किसान आंदोलन ने शासकों और जागीरदारों के निरंकुश शासन को चुनौती देते हुए जनसाधारण में राजनीतिक चेतना उत्पन्न कर दी थी। तो किसान आंदोलन के प्रमुख कारणों में पहला कारण हम यहाँ पर ले रहे हैं, शासक वर्ग के रहन सहन में परिवर्तन। शासक वर्ग के रहन सहन में जो परिवर्तन 1818 की संधि के बाद आया था, राजस्थान के जागीरदारों के रहन सहन पर भी सबसे अधिक प्रभाव पाश्चात्य संस्कृति का रहा, जिससे राजा और सामंती विलासी होने लगे। राजा व जागीरदारों के पुत्र पुत्रियों के पढ़ने के लिए वो शहर की तरफ अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में जाने लगे।
शहर में बच्चों के लिए बंगले और उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जागीरदार गांव के किसानों पर विभिन्न प्रकार के कर थोपने लगे थे। बिजोलिया के किशन सिंह व पृथ्वी सिंह की आर्थिक आवश्यकताएं व्यक्तिगत नहीं होकर बल्कि ऐसी ही आवश्यकताएं थी। 20वीं सदी के आरंभ तक अधिकांश जागीरदार कर्जदार हो रहे थे। इसी कारण जागीरदार किसानों पर अत्यधिक कर लगा रहे थे, जिससे किसानों में असंतोष बढ़ने लगा था। दूसरा कारण है सामंतों के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन। 19वीं सदी के अंतिम समय में राजस्थान के जागीरदारों और ठिकानेदारों की धातु मुद्रा की बढ़ती आवश्यकताओं के कारण ये परिवर्तन हुआ। सामंती सेवा को नकद धन में बदल देने के कारण सामंतों और उनकी पूजा में अलगाव की भावना उत्पन्न होने लगी, जिसके कारण उनका किसानों के प्रति दृष्टिकोण बदल गया और परिणाम स्वरूप किसानों में असंतोष व्याप्त हो गया। इसी तरह से कृषि पर निर्भरता या खेती पर अधिक निर्भर रहना, ये भी हमें दिखाई देता है प्रमुख कारणों में, कृषक आंदोलनों के कारणों में। तो 18वीं शताब्दी में सामंतों और जागीरदारों को ये डर था कि कहीं किसान जागीर छोड़कर कृषि के स्थान पर अन्य व्यवसाय करने कहीं दूर नहीं चले जाए या अन्यत्र नहीं चले जाए, जिससे उनको आर्थिक हानि हो सकती थी। इस कारण जागीरदार किसानों के प्रति उदार भाव बना रहे थे। 19वीं सदी में जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि भूमि की मांग बढ़ने लगी और किसान कम मजदूरी मिलने पर भी अधिक कृषि भूमि प्राप्त करने में लगे रहे। परिणाम स्वरूप जागीरदारों ने कृषि पर दबाव बढ़ाया और इच्छानुसार लागतें यानी कर लेने लगे। जैसे 1922 ईस्वी में बिजोलिया ने एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल को बताया कि उनसे 84 प्रकार की लागतें ली जाती है, 84 प्रकार के कर लिए जाते हैं। इससे उनका अत्यधिक शोषण हो रहा है और ये असंतोष कृषक आंदोलन का प्रमुख कारण बना था। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन की वस्तुओं के मूल्य का गिरना, ये भी आंदोलन का कारण रहा है, क्योंकि कृषि उत्पादन की वस्तुओं के मूल्य के गिरने और बढ़ने दोनों ही स्थितियों में किसान को आर्थिक घाटे का सामना करना पड़ता था। गिरते मूल्य में बचत का मूल्य कम रहता था और बढ़ते मूल्यों में लाभ नहीं होता था, क्योंकि सामान्य बचत का पैसा लगान के रूप में लिया जाता था। 1916 ईस्वी के बाद अफीम की खेती भी करना जल्दी शुरू हो गया था। बेगू के किसानों की मुख्य शिकायत अफीम की खेती को कम करवाना था। तो ये खेती पर जो निर्भर रहने वाली बात थी, इसने भी या कृषि उत्पादन की वस्तुओं के मूल्य का गिरना, ये भी इनका महत्वपूर्ण कारणों में हम देख सकते हैं। इसके अलावा जागीरदारों का अमानवीय व्यवहार, ये भी कृषक आंदोलन का कारण माना जा सकता है, क्योंकि जागीरदार द्वारा आर्थिक शोषण तो की जा रही थी। इसके अलावा छोटी छोटी बातों पर किसानों की पिटाई कर देना, झूठे मामलों में फंसाकर भारी जुर्माना वसूल करना और इसके साथ साथ किसानों की बहु बेटियाँ जागीरदारों की वासना का शिकार भी हो जाती थी। लगान नहीं देने पर किसानों को उनकी पुश्तैनी ज़मीनों से बेदखल कर दिया जाता था। किसानों को उन्हीं के मकान से बाहर निकाल कर उनके सामान बाहर फेंक दिए जाते थे। कीमती सामान उठाकर वह उनके मवेशी हाँककर जागीरदार ले जाते थे। इस कारण किसानों ने विवश होकर आंदोलन का मार्ग अपनाया था। तो ये प्रमुख कारण हम देख सकते हैं। इसके अलावा अंग्रेज़ी शिक्षा का प्रचार, राजस्थान में जनजागृति के विकास में अंग्रेज़ी शिक्षा के प्रचार प्रसार का भी हम योगदान मांग सकते हैं। इस समय राजस्थान की अनेक रियासतों में अंग्रेज़ी शिक्षण संस्थाएं स्थापित हो चुकी थी। अंग्रेजी भाषा के प्रचलन से राजस्थानी राज्य और शासक विदेशी लोगों के संपर्क में आए और इस प्रकार अंग्रेजी शिक्षा और भाषा के संपर्क में आने से राजस्थान के लोगों के मस्तिष्क में अनेक विचार उत्पन्न हुए, जो उनकी स्वतंत्रता और राष्ट्रीय प्रेम को उजागर कर रहा था। अंग्रेजी प्रशासन में राजकीय पदों पर होने वाली नियुक्तियों में बेरोजगार नवयुवकों को हताशा मिली, क्योंकि समानता और योग्यता के आधार पर नियुक्ति नहीं मिलने और इस तरह से शिक्षित नवयुवकों ने राजस्थान में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में भी महत्वपूर्ण योगदान या भूमिका निभाई थी। समाचार पत्रों और साहित्यकारों का भी योगदान रहा है।
राष्ट्रीय और राजनीतिक जनजागृति में जनचेतना में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राजस्थान में समाचार पत्रों के माध्यम से जन चेतना के प्रचार का सर्वप्रथम केंद्र अजमेर बना। अजमेर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र देश हितैषी, परोपकार, जग हितकारक, राजस्थान समाचार, राजस्थान टाइम्स, राजस्थान गजट इत्यादि थे। और 1885 ईस्वी में राजपूताना गजट और 1889 में राजस्थान समाचार प्रकाशित हुआ। इन समाचार पत्रों में स्थानीय ब्रिटिश अधिकारियों की आलोचना की जाने लगी। 1920 में विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन आरंभ किया था, जो कि साप्ताहिक था। 1922 में राजस्थान सेवा संघ ने नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था, जिसमें बिजोलिया, बेगू, भौमट के किसान आंदोलन को उजागर किया गया था। तो इस तरह इन समाचार पत्रों ने अपनी लेखनी के माध्यम से ब्रिटिश सरकार की छल कपट और दोषपूर्ण शासन प्रणाली की आलोचना की तथा राजस्थानी नरेशों के बढ़ते अत्याचार और उनके निष्क्रिय विलासी जीवन को भी लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो इसका भी प्रभाव हम देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो प्रमुख आंदोलन हम मान रहे हैं उनमें हैं बिजोलिया का किसान आंदोलन, बेगू का किसान आंदोलन, या फिर आगे हम भौमट या अन्य आंदोलन की हम इसमें चर्चा करेंगे। इसमें हम ले रहे हैं सबसे पहले इन आंदोलनों की भूमिका क्या रही थी। तो बिजोलिया जो किसान आंदोलन एक तरह से ऐसा कहा जाता है, भारत में एक संगठित किसान आंदोलन का श्रेय मेवाड़ के इस बिजोलिया क्षेत्र को दिया जाता है। बिजोलिया क्षेत्र का प्राचीन नाम बिज्जावली उपरमाल में मिलता है। बिजोलिया क्षेत्र मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। इसके संस्थापक अशोक परमार थे, जिनका मूल निवास स्थान जगनेर या भरतपुर था। अशोक परमार ने 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बड़ी वीरता के साथ राणा सांगा की तरफ से युद्ध किया था, जिसके परिणाम स्वरूप राणा सांगा उस पर बहुत प्रसन्न होकर हुए थे और उपरमाल की जागीर अशोक परमार को उपहार में दी थी। उपरमाल जागीर का सदर मुकाम बिजोलिया था और उस जमाने में भू राजस्व निर्धारण एवं संग्रह के कार्य हेतु मुख्यतः लाटा एवं कुंटा पद्धति प्रचलित थी। इसके अंतर्गत किस ठिकानों के कामदार अन्य राजस्व कर्मचारी खड़ी फसल का आकलन कर राजस्व का निर्धारण किया करते थे। विजय सिंह पथिक ने एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी में कहा था, लाटा कुंटा जागीरदार द्वारा किसानों की लूट बन गई है। इस भू राजस्व के अलावा किसानों से भारी संख्या में लाग बाग ली जाती थी और विभिन्न अवसरों पर जागीरदारों ठिकानोदारों के कर्मचारी किसानों को बेगार देने के लिए मजबूर करते थे। बिजोलिया के राव सवाई कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से 84 प्रकार की लागतें ली जाती थीं। इस प्रकार प्रचलित लागबाग के शोषण ने किसानों के अस्तित्व को ही मिटाने की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। किसानों ने आत्मरक्षार्थ सामंती व्यवस्था के विरुद्ध ये संघर्ष प्रारंभ किया था। 1894 ईस्वी में बिजोलिया के राव गोविंद दास की मृत्यु तक जागीरदारों के खिलाफ कोई विशेष शिकायत नहीं थी, लेकिन 1894 में जब नया जागीरदार किशन सिंह बना, जिसने किसानों के प्रति और जागीर प्रबंधन में काफ़ी परिवर्तन किए, उसके समय में बिजोलिया में 84 प्रकार की कर प्रचलित थे। बिजोलिया के किसानों में जागीरदार के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा था और किसानों को उपयुक्त अवसर नहीं मिल पा रहा था। तो 1897 में उन्हें यह अवसर मिला और उस समय उपरमाल की जागीर के गिरधारीपुरा नामक गांव में गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु भोज पर सभी किसान एकत्रित हुए थे और इस मौके पर किसानों ने निर्णय किया कि किसानों की ओर से नानजी और ठाकरी पटेल उदयपुर जाकर ठिकानों के जुर्मियों के विरुद्ध महाराणा से शिकायत करेंगे। दोनों ही पटेल उदयपुर आकर महाराणा मेवाड़ की महाराणा फतेह सिंह से इन्होंने शिकायत की, परंतु उसका कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। इससे राव कृष्ण सिंह के हौसले और बढ़ गए और उदयपुर जाने वाले नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को परमाल जागीर से निष्कासित
कर दिया। इस प्रकार बिजोलिया के किसानों का पहला प्रयास असफल रहा था। उसके बाद 1903 में इन्होंने राव कृष्ण सिंह ने ऊपर माल की जनता पर चंवरी कर लगा दिया था और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पुत्री के विवाह के समय 5 रुपये चंवरी कर के रूप में ठिकाने को देना पड़ता था। इस कर के विरोध स्वरूप सभी धाकड़ किसान एकत्रित हुए और 200 विवाह योग्य कन्याओं के साथ जागीरदारों के समक्ष प्रस्तुत हुए और चंवरी कर को वापस लेने को कहा, क्योंकि इस चंवरी कर के आर्थिक भार के कारण वे अपनी पुत्रियों का विवाह करने में असक्षम थे। तो जागीरदार ने किसानों के साथ अपमानजनक व्यवहार करते हुए कहा, इन लड़कियों को बाजार में बेच दो और चंवरी कर जमा करा दो। इस दुर्व्यवहार से किसानों का अत्यधिक बेचैनी पैदा कर दी और बिजोलिया के किसानों ने निश्चय किया कि जब तक चंवरी कर को समाप्त नहीं कर दिया जाता तब तक ठिकानों की भूमि पर खेती नहीं करेंगे। और इस तरह से ये संघर्ष आगे बढ़ा और सन 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई थी। इनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसका नज़दीकी रिश्तेदार भरतपुर से पृथ्वी सिंह को बुलाकर परमाल जागीरदार का उत्तराधिकारी उसको नियुक्त किया गया था। पृथ्वी सिंह जागीरदार बनते ही जनता पर तलवार बंधाई कर जब कभी किसी ठिकानेदार को उत्तराधिकारी बनाने के लिए राजा या उसका प्रतिनिधि उसकी कमर पर तलवार बांधकर उसे उत्तराधिकारी स्वीकार करते थे, तो उससे पूर्व उस ठिकानेदार या जागीरदार को तलवार बंधाई के रूप में एक बड़ी धनराशि देनी पड़ती थी। तो ये कर उन्होंने लगा दिया था, तलवार बंधाई कर, और इससे उन्होंने किसानों को और अपमानित कर दिया था, जागीरदारों को और अपमानित कर दिया। तो बिजोलिया के किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेह करण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में तलवार बंधाई कर का भी इन्होंने विरोध किया था। 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन में श्री विजय सिंह पथिक ने प्रवेश किया। पथिक सिंह का जो नाम है वो भूप सिंह था। पथिक सिंह का जन्म 1873 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गुठावली गांव में हुआ था और फिर इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। इन्होंने किसान आंदोलन में नई जान डालने और राजनीतिक गति देने में पूरे प्रयास किए, उसको लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया और कानपुर से प्रकाशित होने वाले प्रताप नामक समाचार पत्र में इस आंदोलन की जानकारी प्रकाशित करवाई। विजय सिंह पथिक से प्रभावित होकर माणिक्यलाल वर्मा ने ठिकाने की सेवा से इस्तीफा देकर बिजोलिया में स्थित पार्श्वनाथ भगवान के जैन मंदिर में पथिक जी से देश सेवा की दीक्षा ली। इस तरह से इन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। तो बिजोलिया के किसान तलवार बंधाई कर लाटा कुंता से परेशान थे। उसी समय 1914 ईस्वी में शुरू हुए प्रथम विश्व युद्ध के लिए उनसे चंदा वसूल किया जाने लगा था। किसानों ने अब इस चंदे का विरोध किया। फलस्वरूप मेवाड़ के राजा ने इस आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता प्रेमचंद भील को पकड़ लिया था। इस कारण पूरे किसानों ने मेवाड़ के राणा का विरोध किया। फलस्वरूप प्रेमचंद भील को मेवाड़ के महाराणा को छोड़ना पड़ा था। ये जो बिजोलिया का किसान आंदोलन है, यदि इसके मुख्य तथ्यों की बात करें तो ये राजस्थान का प्रथम संगठित और अहिंसात्मक असहयोग व सबसे लंबा लगभग 44 वर्षों तक चलने वाला आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत 1897 ईस्वी में हुई थी, जिसका अंत 1941 ईस्वी में हुआ था और बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक साधु सीताराम दास थे, जबकि भारत में किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक कहलाते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन में तुलसी भील एक असाधारण संदेशवाहक के रूप में इन्होंने कार्य किया था, जो कि प्रतिदिन 24 घंटों में 70 मील पैदल चलकर इस आंदोलन का प्रचार प्रसार कर रहा था। दूसरा आंदोलन है बेगू का किसान आंदोलन, जो 1921 का है। बिजोलिया किसान आंदोलन की लपटें पड़ोस की जागीर बेगू में भी पहुंच गई थी। तो बेगू के किसानों ने भी, उनकी भी वही समस्या थी जो बिजोलिया के किसानों की थी और यहाँ पर भी 25 प्रकार के लाग बाग या कर लिए जाते थे। बेगू की जागीर पहले भीलवाड़ा में थी और बाद में ये चित्तौड़गढ़ जिले में थी। बेगू आंदोलन की शुरुआत 1921 में हुई और यहाँ के किसानों ने जागीरदार के विरुद्ध सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में मैनाल के भेरूकुंड नामक स्थान पर
एकत्रित होकर इस आंदोलन को शुरू किया था। उसमें सभा हुई थी और उन्होंने कहा हमें भी बिजोलिया की तरह आंदोलन करना चाहिए, और सर्वसम्मति से विजय सिंह पथिक को इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए बुलाया था, जिन्होंने फिर इससे स्वीकार भी कर लिया था। और इस आंदोलन रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में वहाँ के किसानों ने 2 मांगों को लेकर आंदोलन किया था। पहली मांग थी फसल का कुंता नहीं कराया जाए, दूसरी थी भूमि का बंदोबस्त होने के बाद जो लगान निर्धारित किया जाए वो ही दिया जाए। तो ये जो बेगू का किसान आंदोलन था, इसके बाद हम ले रहे हैं बूंदी किसान आंदोलन। बिजोलिया और बेगू के किसानों के समान ही बूंदी राज्य के कृषकों पर भी 25 प्रकार के अलग अलग तरह के लाग बाग या कर लिए जाते थे। राजस्थान सेवा संघ के मार्गदर्शन प्राप्त कर 1922 ईस्वी में बिजोलिया की सीमा से जुड़े बूंदी राज्य के बरड़ क्षेत्र के किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया था। तो ये जितने भी आंदोलन हैं, चाहे अलवर का है, बूंदी का है या भूमट का है, हम देखते हैं कि सारे आंदोलन में उन पर जो अत्यधिक कर लगाए जा रहे थे, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण माना जा सकता है। तो मेवाड़ मारवाड़ के अधिकांश किसान आंदोलन जागीर क्षेत्रों में हुए थे, जबकि यदि हम देखें अलवर का किसान आंदोलन ये खालसा क्षेत्रों में हुआ था। अलवर में अधिकांश किसानों को खालसा क्षेत्र में स्थायी भूमि स्वामित्व के अधिकार प्राप्त थे, जिन्हें वो विश्वेदारों के नाम से जाने जाते थे। यहाँ पर भू राजस्व की सबसे गलत पद्धति इजारा पद्धति थी, जिसके तहत ऊंची बोली लगाने वाले को निश्चित भूमि निश्चित अवधि के लिए दे दी जाती थी। और अलवर में 1923-24 में भू राजस्व की नई दरें लागू की गई थी और जो ऊंची बोली लगाता था उसको ये मिलती थी। तो अलवर राज्य ने इन राजपूतों की मांगों को उचित नहीं माना और राजपूत विश्वेदारों ने मांगों को न माने जाने तक भू राजस्व नहीं देने का निश्चय कर आंदोलन शुरू कर दिया था। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो बूंदी जिले के बीहड़ जंगलों में एक पथरीला और कठोर भूभाग जो बिजोलिया से सटा हुआ था, बरड़ नाम से जाना जाता है। बरड़ के किसानों ने बूंदी सरकार की रियासतों को अस्वीकार कर दिया, तो बूंदी सरकार ने दमनकारी नीति का अनुसरण किया। निहत्थे किसानों पर बर्बरता से लाठीचार्ज किया, स्त्रियों पर घोड़े दौड़ाकर भाले चलाकर अत्याचार किए। राजद्रोह के अपराध में पंडित नयनूराम को 4 वर्ष के लिए कठोर सजा दी, कारावास की, और इस अत्याचार की सभी जगह निंदा की गई थी। इसके अतिरिक्त नीमूचाना गांव की किसान रघुनाथ की पुत्री सीता देवी ने भी 14 मई 1925 को नीमूचाना गांव में महिलाओं का नेतृत्व करते हुए किसानों को ललकार दी और कहा कि हम किसी भी हालत में ठिकानों को अधिक लागत नहीं देंगे। और इस तरह से ये एक आंदोलन जो थे, कृषक आंदोलन, धीरे धीरे जन आंदोलन की ओर अग्रसर होने लगा था। इसी तरह से बीकानेर का किसान आंदोलन था और सीकर का किसान आंदोलन था, जयसिंहपुरा के आंदोलन थे, शेखावटी के आंदोलन थे। ये जितने भी आंदोलन थे, यहाँ कारण तो लगभग सबका वही था, लाग बाग अत्यधिक लिए जाना, अत्याचार करना और उनका शोषण करना, उनकी ज़मीनें हड़पना। ये सारी चीज़ें जो थी जिन्होंने कृषकों को आंदोलन करने के लिए प्रोत्साहित किया था।